हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज का वीडियो है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक बुक पर। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि हमें पता चले कि असली आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक क्या होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हर वीक आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, डोंट ट्राई। एक्चुअली ऑथर मार्क मैंसन का मानना है हमारा कल्चर ऐसा होते जा रहा है कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हम भी टीवी एडवर्टाइजमेंट और डेली सोशल मीडिया फीड्स में देखते हैं कि हमें ऐसे एड्स दिखाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा इंडिकेट करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर हम उनका प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो मतलब हमें ऐसी अनरियलिस्टिक पॉजिटिव एक्सेप्टेशन दिखाए जा रहे हैं जो एक्चुअल रियलिटी से बहुत दूर हैं। बी हैप्पियर, बी हेल्दियर, बी द बेस्ट, बी द फास्टर, बी रिचर, स्मार्टर, पॉपुलर। और अगर हम इन चीज़ों के बारे में शांति से सोचेंगे तो हम और उल्टा फंसते चले जाएंगे। यानी ऐसी चीज़ें हमें और उल्टा इम्पैक्ट डाल रही हैं कि वो एग्जाम्पल के लिए जितना ज़्यादा हम डेस्परेट होंगे मनी फेम के लिए, हम उतना ही गरीब और अनवर्दी फील करने लगेंगे। इन शॉर्ट, अमीर आदमी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि वो अमीर है, एंड कॉन्फिडेंट आदमी को ये जताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कॉन्फिडेंट है। कॉन्स्टेंटली इन चीज़ों के बारे में हम सोचते रहेंगे, जो हमारे डिज़ायर हैं, जो हम चाहते हैं, तो ये चीज़ें पक्का कर रही हैं कि वो चीज़ हमारे पास नहीं है। ज़्यादा चीज़ों के लिए डेस्परेट होना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। केवल उन चीज़ों के लिए फ़र्क पड़ना चाहिए जो सही हैं और जो ज़रूरी हैं। इस थ्योरी को मार्क मैंसन ने फीडबैक लूप फ्रॉम हेल का नाम दिया है। कुछ ऐसे ही एलन वॉर्ड का लॉ है, बैकवर्ड लॉ। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। मोटा मोटा बताता हूँ। ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस की इच्छा अपने आप में नेगेटिव एक्सपीरियंस है, और नेगेटिव एक्सपीरियंस का एक्सेप्टेंस अपने आप में पॉजिटिव है। जितना ज़्यादा बेटर फील करने की कोशिश करोगे उतना ही कम सेटिस्फाइड रहोगे। मार्क का मानना है पॉजिटिव का पीछा करना नेगेटिव है और नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लेना पॉजिटिव है। जैसे दुख से बचना अपने आप में दुख है, स्ट्रगल से बचना अपने आप में स्ट्रगल है। चीज़ों को लेके चिंता ना करना अपने आप में एक आर्ट है। यह हमें सीखना पड़ेगा। उन चीज़ों के लिए वरी करना है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी प्रायोरिटी सिलेक्ट होनी चाहिए, और हम इस बुक से यही सीखने वाले हैं, क्या चीज़ें सिलेक्ट करनी है और हमारे लिए क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। चैप्टर 2, हैप्पीनेस इज़ अ प्रॉब्लम। एक्चुअली मार्क ने इस चैप्टर में जिक्र किया है एक बुद्ध की स्टोरी के बारे में। 2500 साल पहले एक राजा हुआ करता था जो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। और जब राजा के घर पैदा हुआ था बेटा, तब ज्योतिषों ने ये भविष्यवाणी की कि ये बच्चा सन्यासी बन जाएगा। तब राजा बहुत ही ज़्यादा फिक्र करने लगा और उसे दुनिया के हर दुख दर्दों से दूर रखने लगा। उसने एक बहुत बड़ा महल बनवाया और बहुत ऊंची ऊंची बाउंड्रियां बनवाई उसके चारों ओर। और राजा नहीं चाहता था उसके बेटे को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता चले। फिर एक दिन ऐसा आया, प्रिंस को मौका मिलते ही वो महल के बाहर चला गया और उसने गरीब दुखी लोगों को देखा। उसने भूख से मरते लोगों को देखा। तब उसे ये पता चला कि दुख क्या होता है। फिर उसने ये फैसला किया कि वो राजपाट त्याग देगा और एक भिक्षुक का जीवन जिएगा। और वो बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप महल को छोड़कर चला गया। फिर कुछ साल जंगल में बिताने के बाद राजकुमार को ये रियलाइज हुआ उसकी कठिन तपस्या और भूखे रहने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हमें तकलीफ दे वो हमारे लिए अच्छी और फायदेमंद हो। तो उसे ये पता चला जीवन अपने आप में एक तकलीफ है। अमीर पैसों की वजह से दुखी है और गरीब गरीबी की वजह से दुखी है। फैमिली वाला फैमिली की वजह से दुखी है, और जिसके पास फैमिली नहीं है वो फैमिली ना होने की वजह से दुखी है। तो जीवन अपने आप में एक तकलीफ है। ये प्रिंस और कोई नहीं दोस्तों, ये स्टोरी है गौतम बुद्ध की। दुख यानी पेन हमारी लाइफ का हिस्सा है। पेन हमारे लिए बहुत यूज़फुल है और ये हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। अब पेन के भी दो टाइप होते हैं, फिजिकल पेन और साइकोलॉजिकल पेन। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन
फिजिकल पेन और साइकोलॉजिकल पेन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं करता। फिजिकल पेन हमें लिमिट में रहना सिखाता है और साइकोलॉजिकल पेन हमेशा बुरा नहीं होता। ये भी ज़रूरी है, अगर हमें कोई रिजेक्ट करे तो हमें इमोशनल पेन होता है, और ये रिजेक्शन और फेलियर ये सिखाता है कि हमें फ्यूचर में सेम मिस्टेक नहीं करने हैं। तो पेन और फेलियर जैसी चीज़ें बुरी नहीं होती। प्रॉब्लम कभी भी ख़त्म नहीं होती, ये बस चेंज होती रहती है। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि मुर्दों को कोई दिक्कत नहीं होती और वो बहुत ही घटिया आइडिया है अपनी प्रॉब्लम ख़त्म करने का। इससे अच्छा ये है हमें अपनी प्रॉब्लम एक्सेप्ट करनी है और उसे सॉल्व करना है, और हैप्पीनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही मिलती है। अगर हम प्रॉब्लम से दूर भागते हैं तब हम और बड़ी गलती करते हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं, एक डिनायल और एक विक्टिम मेंटेलिटी। डिनायल में लोग सोचते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते। सेकंड होती है विक्टिम मेंटेलिटी। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते खुद से। ऐसे लोग सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते हैं और इसी से सेटिस्फाइड होते हैं, या फिर अपने आसपास के लोगों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तब हम कुछ टाइम के लिए तो अच्छा फील कर सकते हैं, मगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। तो बेसिक सी बात है, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे स्ट्रगल्स ही हमारी सक्सेस को डिसाइड करती हैं। जितनी बड़ी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देते हैं, हम उतने ही सक्सेसफुल कहलाते हैं। चैप्टर 3 यू आर नॉट स्पेशल, मतलब आप औरों से अलग नहीं हैं। इस चैप्टर में मार्क ने सेल्फ स्टीम के बारे में डिस्कस किया है। एक आदमी था जिमी नाम का, वो हमेशा कोई ना कोई बिजनेस आइडिया सोचता रहता था और वो अपने माँ बाप के फंड्स में लाइफ स्पेंड कर रहा था। उसका कोई भी बिजनेस आइडिया कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, और वो और उसकी बातें, उसके आइडिया सुन के लगता था दुनिया की सारी पॉजिटिविटी, सारा कॉन्फिडेंस उसके अंदर है। उसकी बातें इतनी इम्पैक्टफुल होती थी कि कोई भी उसका फैन बन जाता। ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं, 1960s की बात है। वी आर यूनिक, वी आर डिफरेंट, ऐसी बातें तब शुरू हुई थी। बट अब एक्चुअली में क्या है, हम सब सेल्फ स्टीम जिमी हैं कहीं ना कहीं। हम सब जिमी की तरह सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जिमी के आइडियाज़ की तरह, बिना फेल हुए। फेल होना हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ये मानना पड़ेगा। सेल्फ स्टीम को लोग मेजर करते हैं इससे कि वो अपने बारे में कितना पॉजिटिव सोचते हैं। बट इसे मेजर करने का सही तरीका है कि आपको अपने नेगेटिव साइड की समझ होनी चाहिए। समझ होनी चाहिए कि आप अपने नेगेटिव साइड को कितना समझते हैं, कितना जानते हैं। इससे लोग नेगेटिव को समझते हैं और इम्प्रूव करते हैं, जैसे मनी को लेके रिस्पॉन्सिबल होना या अपनी सक्सेस, लग्जरी के बारे में बड़ा चढ़ाकर बताना। तो ये लोग समझते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। मगर जो लोग ये समझ नहीं पाते वो लोग कभी मीनिंगफुल लाइफ बना नहीं पाते। हमें जो प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्रॉब्लम अभी लाखों लोगों को भी हो रही है। पर्सनल प्रॉब्लम जैसी कोई चीज़ें नहीं होती मार्क मेंशन के अकॉर्डिंग। सो वी आर नॉट स्पेशल। चैप्टर 4 द वैल्यू ऑफ सफरिंग। दिसंबर 26, 1944 लुबांग के एक छोटे से आइलैंड में इंपीरियल जापानीज आर्मी को ये मिशन दिया गया। उसके लेफ्टिनेंट हीरो ओनोडा को ये कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स की प्रोग्रेस किसी भी हालत में रोकनी है और कभी भी सरेंडर नहीं करना है, फिर चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, कंडीशन जैसी भी हो। फिर 6 अगस्त 1945 में यूएस एटॉमिक वॉर हुआ। तब जापान ने यूनाइटेड स्टेट्स को कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया। बट ये बात हीरो ओनोडा को पता नहीं थी और उसने अपने लाइफ के 30 साल जंगल में बिता दिए, कीड़े मकोड़े खाकर, गंदी जगह में सोकर, क्योंकि उसे लग रहा था कि वॉर अभी तक चल रहा है। अब क्योंकि जापानीज आर्मी ने बोला था कि किसी भी सिचुएशन में सरेंडर नहीं करना है, तो उसे ढूंढने की कोशिश भी बहुत की, बट वो किसी को नहीं मिला। फिर सुजुकी नाम के एक आदमी ने उसे ढूंढ लिया। सोचने में कितना अजीब है ना कि कोई आदमी कैसे अपने लाइफ के 30 साल कीड़ा मकोड़े खाकर बिता सकता है जंगल में, बिना किसी मकसद के, बिना मतलब के, उस लड़ाई के लिए जो हो ही नहीं रही थी। फिर ऐसे ही कितने सारे लोग होते हैं जो बिना अवेयरनेस के अपनी लाइफ के ईयर्स स्पेंड कर देते हैं बिना किसी अवेयरनेस के, जैसे ओनोडा ने की। ऑथर मार्क मैनसन के अकॉर्डिंग दुख ज़रूरी है और इससे बचना मुश्किल है। अब दुख ज़रूरी है तो ये एक यूजलेस क्वेश्चन होगा कि दुख से कैसे बचा जाए, ओनोडा की स्टोरी सुनने के बाद अगर आप करते हो तो, क्योंकि इससे बचना या भागना सॉल्यूशन है ही नहीं। इसकी जगह हमारा खुद से ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मुझे ये दुख क्यों है
और इसका कारण क्या है। दुख के कारण को समझने के लिए मार्क ने एक कॉन्सेप्ट दिया है, द सेल्फ अवेयरनेस ओनियन। खुद को जानना एक ओनियन की तरह है जिसके बहुत सारे लेयर हैं। ओनियन की पहली लेयर है अपने इमोशन को समझना, किन चीज़ों से हम अच्छा या बुरा, सैड, हैप्पी फील करते हैं। सेकंड लेयर है हमें ऐसे इमोशन क्यों होते हैं, ये इमोशन को रूट इमोशन कहते हैं। अगर हम ये समझ जाते हैं कि हम ऐसा क्यों होते हैं तो हम इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। चैप्टर 5, यू आर ऑलवेज चूजिंग। मार्क ने बताया जो कुछ भी हमारे साथ हुआ या हो रहा है या होगा, ये सब हमने ही चूज किया है। एक मशहूर आदमी ने कभी कहा था कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये किसने कहा, उसका नाम क्या है, जाने दो। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। ये बात मैंने कहा क्योंकि उसने कहा, वो मशहूर था, तो अब ये बात दो मशहूर लोगों ने कह दी है। तो मुद्दा मामला ये है, यू आर ऑलवेज चूजिंग का। हम जिम्मेदार तब बनते हैं जब हम अपनी दिक्कतें, प्रॉब्लम खुद चुनते हैं। चैप्टर 6, यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग। इस चैप्टर में मार्क मैंसन ने बताया हम हर चीज़ के बारे में गलत होते हैं। अब हम पहले कुछ चीज़ सीखते हैं, फिर बिलीव बनाते हैं, और ये बिलीव फिर परमानेंट हो जाता है। अब जो चीज़ हम खुद सीख रहे हैं वो हमेशा सही कैसे हो सकती हैं। तो हमें ये एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि हम गलत होते हैं कहीं ना कहीं पर, कभी ना कभी। हमेशा खुद को सही साबित करने में, इस चक्कर में हम लाइफ या रिलेशन जैसी चीज़ें बिगाड़ लेते हैं। सो बी केयरफुल व्हाट यू बिलीव, व्हाट यू चूज। चैप्टर 7, अगर इसको मैं एक लाइन में बताऊं तो फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। जैसे बच्चे कभी चलने की कोशिश नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो कितनी बार क्यों ना गिर जाएं, क्योंकि उन्हें अभी पता नहीं है कि फेल होना क्या होता है। अब सक्सेस बनती है इन्हीं छोटे छोटे फेलियर्स को इम्प्रूव करके। अब आप किसी जगह पर अटक गए हो या कहीं पर फंस गए हो किसी चीज़ में, तो सिर्फ सोचते मत रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, थोड़ा बहुत जो कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि आंसर या रिजल्ट मिलने की इससे पूरी गारंटी है। इसे मार्क मैंसन ने डू समथिंग प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब मुद्दा मामला ये है इस प्रिंसिपल का, एक्शन इज मंत्रा। चैप्टर 8, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग नो। हम सबको वो स्टोरी याद है विलियम शेक्सपियर की, वो रोमियो जूलियट वाली। रोमियो जूलियट के परिवार एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, उनके रिश्ते को पसंद नहीं करते थे। जब उसके घर वालों को उसके रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने तोड़ने की बहुत कोशिश की, तो जूलियट ने पॉइजन खा लिया जिससे वो 2 दिन तक बेहोश रही। जब रोमियो ने जूलियट को देखा तो उसे लगा वो मर गई, तो उसने भी पॉइजन खा के सुसाइड कर लिया। अब जब जूलियट होश में आई, उसने देखा कि रोमियो भी मर गया है, तो उसने भी सुसाइड कर लिया। अब इससे ज़्यादा वाहियात कहानी कौन सी हो सकती है। मतलब इसमें आइडियल क्या है, 2 लोग बेफालतू में मर गए। ज़िंदगी में असली इम्पोर्टेंस चाहिए तो लोगों को ब्लेम ना करें उनके एक्शंस और इमोशंस के लिए। ऐसा करके हम खुद को विक्टिम की तरह प्रेजेंस करते हैं उनके सामने, जिससे सिंपैथी, प्यार, कोई बात नहीं जैसी बातें सुनने में उस टाइम तो अच्छा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और खुद को विक्टिम जैसा दिखाना, अगर ये सब करना पड़ रहा है तो रिलेशनशिप कंडीशन बेसिस पर है या बेनिफिट बेसिस पर। तो अब इम्पोर्टेंस मिलती है एग्जैक्टली रिजेक्ट करके, हाँ या ना कहकर, फ्रीडम देकर, ऑनेस्ट रहकर। क्योंकि पिंजरे में बंद तोता कभी भी आपसे प्यार नहीं करता। अगर आपने पिंजरा खोल दिया और वो तोता अभी भी आपके पास है तो वो इम्पोर्टेंट है। जितने भी शरीफ लोग होते हैं उन्हें ना बोलना आता नहीं है, और उस चक्कर में ना वो बहुत सफर करते हैं। तो इस एक बात में शरीफ मत बनो, ना फील होता है दिल खोल के ना बोल दो। कमाल की बात है, ये लोग जानते हैं, दे यूज इट लाइक अ इंटिमिडेशन टेक्निक, कि उनको समझ आया ये शरीफ सा है, इसको मैं थोड़ा प्रेशर डाल के बोलूंगा ना ये कर लेगा, और लोग इसका फायदा उठाते हैं बहुत। चैप्टर 9, एंड देन यू डाई। हम सब मरने से डरते हैं और इसके बारे में सोचना भी अवॉइड करते हैं, मगर ये सबसे बड़ा सच है। हमें इसे एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, ये था मेरा सीखा एक्सपीरियंस इस बुक के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।